की अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बुधनी में शिवराज सिंह की तो विजयपुर में नरेंद्र सिंह तोमर की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो मध्य प्रदेश की दो विधानसभा सीटों विजयपुर और बुधनी में हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग का दौर अब थम चुका है। जहां विजयपुर में शाम 5 बजे तक 75% मतदान हुआ, तो वहीं बुधनी में 72% वोटिंग दर्ज की गई। मतदान के दौरान कई जगहों पर विवाद की खबरें भी सामने आई। विजयपुर के तेलीपुरा पोलिंग बूथ के मतदाताओं ने आरोप लगाया कि रावत समाज के लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। वहीं अंधीपुरा गांव में भी मतदाताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर वोट नहीं डालने देने का आरोप लगाया, तो खाड़ी गांव के लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की शिकायत की। उधर बुधनी में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल घंटी बजाते हुए शिकायत करने चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंचा। इसके जवाब में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने भी निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर कांग्रेस नेताओं द्वारा गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। एमपी में उपचुनाव का संग्राम, किसे मिलेगी शह, किसे मिलेगी मार। जी हां, मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट में हो रहा उपचुनाव अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है, जहां सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इंतजार है तो 23 नवंबर को सामने आने वाले परिणामों का। हालांकि मतदान के दौरान कई जगहों पर विवाद की खबरें भी सामने आईं। विजयपुर के तेलीपुरा पोलिंग बूथ के मतदाताओं ने वीरपुर थाने पर प्रदर्शन करते हुए श्योपुर मुरैना रोड पर चक्का जाम कर दिया। उनका आरोप है कि रावत समाज के लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों को वोट नहीं करने दिया जा रहा। वहीं अंधीपुरा गांव में भी मतदाताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर वोट नहीं डालने देने का आरोप लगाया। खाड़ी गांव के लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की शिकायत की, तो केसी गांव के लोगों ने भी मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल घंटी बजाते हुए चुनाव आयोग के भोपाल दफ्तर पहुंचा। कांग्रेस ने विजयपुर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग सो रहा है, इसलिए घंटी बजाकर उसे जगाने आए हैं। इसके जवाब में वीडी शर्मा ने चुनाव आयोग पर कांग्रेस के दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया। नियम कायदे कानून को कभी भारतीय जनता पार्टी हाथ में नहीं लेती, लेकिन जिस प्रकार से प्रयास हुए हैं और एक दबाव की राजनीति कांग्रेस जो करना चाहती है, उसका जवाब देने के लिए मुझे ये कहना पड़ा कि मैं भी विजयपुर आ रहा हूं। बात करें बुधनी की, तो यहाँ शाहगंज में मतदान क्रमांक 54 में जमकर विवाद हुआ, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने बगैर आईडी देखे वोट डालने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया। एक हमारे वो जो बूथ एजेंट है, उसने अपनी आपत्ति दी पीठासीन अधिकारी को कि था कि बगैर आईडी प्रूफ के आप ना डालें, तो एक तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। और जब बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट चालू कर दी, 3 गाड़ियां तोड़ दी। बहरहाल बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। एक तरफ बीजेपी बुधनी सीट पर जीत हासिल करके अपना किला बचाए रखने की कवायद में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी परंपरागत विजयपुर सीट पर कब्जा जमाने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। ऐसे में 23 नवंबर को जारी होने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि बुधनी और विजयपुर की जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है और किस पार्टी के दावों और वादों पर एतबार जताती है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान हैं। प्रियंका दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कमल विश्वकर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अजय त्रिपाठी इसके ट्विटर एक बार फिर हमारे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत पक्ष विपक्ष की न करते हुए आपसे ही सवाल कर रहा हूं। अजय जी, आपने चुनाव बहुत नजदीक से देखा, पिछले 35 सालों से देख रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज को उपचुनाव में सामान्यतः सरकार का होता है और वो मतदाता ज्यादा से ज्यादा निकाल के मतदान करवाते हैं। विजयपुर में 81.33% वोट हुआ था पिछली बार आम चुनाव में,
इस बार 75% ही पहुंचा है। अभी हो सकता है बढ़ जाए थोड़ा बहुत। बुधनी में 72% ही हुआ है, जबकि 84% पिछली बार मतदान हुआ था, और लोकसभा में ये और ज्यादा बढ़ गया था, 1.22 बढ़ गया था। तो ये वोटिंग परसेंटेज कम होने का क्या कारण है? देखिए, मुझे लग रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी की, जिस सत्तारूढ़ पार्टियों की आप बात करते हैं, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले सत्तारूढ़ पार्टियां जो भी होती थी, और फिर एक अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा तेजी से होता था कि कैसे भी करके लोग वोट डालने जाएं। जी। अब पार्टियों का, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बाकी पार्टियां जो भी रूलिंग पार्टी होती है, उसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि वो एन केन प्रकार कैसे भी चुनाव जीत जाए। जी। उसकी कोशिश होती है कि भले कम लोग वोट डालने हैं, लेकिन उसके अपने लोग जो होते हैं वो वोट डालने पहुंचे तो उनको वोट पड़ जाएगा। और कैंपेनिंग जो होती है उसी स्टाइल में होती है, और पूरा घेरने की कोशिश। पहले तमाम साधन, तमाम चुनाव आयोग की बंदिशों के बावजूद तमाम साधन लगाए जाते थे कि जो दूर के मतदाता हैं, जो मतदाता चल नहीं सकते हैं, जो मतदाता परेशान हैं, उनको कैसे भी करके वोटिंग लगे, कि कैसे भी कैसे वोट डालिए। अब ये नहीं हो रहा। अब वो नहीं हो रहा। अब पार्टियों की एकमात्र टारगेट रह गया कि कैसे हम चुनाव जीत जाएं, कम वोटिंग हो, ज़्यादा वोटिंग हो, हमारे लोग वोट डाल दें। तो मेरे ख्याल से उसका असर ये साफ दिखाई पड़ रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। प्रियंका जी और विश्वकर्मा जी आपके पास आ रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, विजयपुर के बारे में आप काफी अच्छे से जानते हैं। विजयपुर में भी वोटिंग परसेंटेज कब हुआ है? रावत जी चले गए बीजेपी की तरफ, वो अलग बात है, लेकिन अगर विजयपुर का इतिहास देखें विधानसभा क्षेत्र का, तो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जा सकती है। इस बार क्या होने जा रहा है उपचुनाव में, थोड़ा संक्षेप में? देखिए त्रिपाठी जी, कांग्रेस जब बहुत बुरी स्थिति में मध्य प्रदेश में रही जी, तब भी रामनिवास रावत लगातार 93 से लेके 2023 तक चुनाव जीते रहे। केवल 2 इलेक्शन छोड़ दिए जाएं जी, 1998 और 2018 का जी, तो वो 2 चुनाव हारे। तो कहा यह जा सकता है कि कहीं ना कहीं रामनिवास रावत का वहां लोगों से पर्सनल कनेक्ट रहा है, जी। एक कारण। दूसरा कारण यह माना जा सकता है कि वहां पर भले ही बीजेपी सत्ता में मध्य प्रदेश में रही, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में आपने देखा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस कभी भी उतना खराब नहीं रहा जितना कि अन्य क्षेत्रों में रहा। अभी 163 सीट्स आई, बावजूद भी वहां ग्वालियर चंबल संभाग में उसकी पोजीशन अन्य क्षेत्रों से बेहतर है। रामनिवास रावत के जीतने के पीछे एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्य रूप से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री का वहां की सीट को अपने टारगेट पर लेना, लगातार वहां विजिट करना, कैंपेन करना, कैनवैसिंग करना, स्टे करना, हर कम्युनिटी से उनसे कांटेक्ट करना, ये स्ट्रेटजी। और भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि इलेक्शन स्ट्रेटजी के मामले में शायद देश के अंदर दूसरा कोई दल नहीं उसके सानी कर सके। तो मध्य प्रदेश के ये दोनों बाईपोल में मेरा ये मानना है कि कैंपेन को अगर देखा जाए, वोटिंग परसेंटेज भले ही घट गया हो, क्योंकि उतना उत्साह या जो इलेक्शन कैंपेन कमीशन की तरफ से जो कैंपेन चलाए जाते हैं वो बाईपोल्स में उतने नहीं चलाए जाते हैं, जबकि जनरल इलेक्शंस में बहुत ज्यादा चलाए जाते हैं। तो लोगों में जागरूकता भी आती है, इसलिए भी वोट करने वो जाते हैं। तो इसमें जो वोटर टर्नआउट घटा है उसके पीछे मेरा यही मानना है कि लोगों में या वोटर्स में उतना उत्साह बाईपोल्स के प्रति नहीं रहता है, इसलिए वो नहीं गए। लेकिन कैंपेन को देखते हुए या जो ओवरऑल सिचुएशन दिख रही है उसको अगर देखा जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां लीडिंग स्थिति में है। हालांकि कांग्रेस ने दोनों जगह जाति समीकरण को साधते हुए ऐसे कैंडिडेट उतारे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चैलेंज दे सके, क्योंकि विजयपुर में लगभग 50 से 60 हजार आदिवासी वोट है, जिसमें शहरिया मुख्य रूप से है और साथ में दूसरी कम्युनिटी के भी शहरिया है, सॉरी आदिवासी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शहरिया का वोट कितना पड़ा या नहीं पड़ा, क्योंकि वो अगर आपने देखा हो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी स्कैटर्ड है, जंगल, बड़ा लंबा लंबा जंगल है, फिर लोग रहते हैं। लेकिन इस बार उनका वोट देने ना पाना, या तो ये हो सकता है कि आदिवासियों का वोट कम पड़ा हो, या यूं भी कह सकते हैं कि सामान्य जाति के लोग भी ये करने लगे हैं कि वो वोट की तरफ या वोटिंग की तरफ उत्साह नहीं दिखाते हैं, जबकि ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ज्यादातर वोट डालने जाते हैं। आप पिछला रिकॉर्ड अगर देखें तो सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट जहां रजिस्टर्ड हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं ना कहीं ट्राइबल डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज ही हैं। तो मेरा ये मानना है कि उच्च वर्गीय या जिनको हम इलाइट कहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं इससे बचते हैं। भले ही वो कैंपेन करते हैं, जाते हैं, लेकिन अपने परिवार को वोट डालने के लिए नहीं भेजते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो फाल दिख रहा है, हालांकि हो सकता है कि अभी फाइनल डेटा जब आए तो वो बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत हो जाएगी, 2 से 1.5 से 2% बढ़ जाएगा।
हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं प्रियंका जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? स्पष्ट आ रही है सर। जी प्रियंका जी, निश्चित तौर पे दोनों सीटें मैंने, हालांकि विजयपुर कांग्रेस की रही है, लेकिन कांग्रेस से जैसा कि हमारे सत्यप्रकाश जी ने कहा है कि 1993 से 2018 और 8 का छोड़ दे तो लगातार रामनिवास रावत जीते रहे, यानी पार्टी के साथ साथ प्रत्याशियों को भी अपना दम होता है और अपने मतदाता जुड़ जाते हैं। तो अब रामनिवास रावत जी को ही आप लोगों ने आयातित कर लिया, तो ऐसी स्थिति में अब हम गढ़ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है उससे निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत चिंता का विषय विजयपुर में है। बुधनी में नहीं कह सकते, विजयपुर में चिंता का विषय है आप लोगों के लिए। नमस्कार जी। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जी। अगर बात करूं उस कार्यकर्ता तो आदरणीय रामनिवास रावत जी, वो अपने विकास कार्य को लेकर के, अपने जनसंवाद को लेकर के, अपने संपर्क को लेकर के सदैव सतत जो है वो क्रियाशील रहता है। हमारा संचार जो है या कहे संपर्क का जो साधन है वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में बना रहता है। कुछ समय पहले अगर हम बात करते हैं कि रामनिवास रावत जी ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर के जो विकास के कार्य अन्य क्षेत्रों में भी किए गए और अपने जनप्रतिनिधि होने के कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद जैसा कि हमारे दोनों ही वरिष्ठ ने कहा कि रामनिवास रावत जी का खुद का जनसंपर्क जो है वो क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा। कांग्रेस की स्थिति जब 20 वर्षों में बहुत खराब रही हर जगह पर, तो भी रामनिवास रावत जी जो है वो अपना चुनाव जीतते रहे। इसका अर्थ यह है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे और उन्हीं कर्तव्यों के पालन के ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उसके साथ आगे बढ़ने को तैयार हुए। तो निश्चित है कि अगर वो अपने बातों को पूरा करना चाहते हैं, अपने वादों को पूरा करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि डबल इंजन की सरकार के साथ चल करके उनका और उनके क्षेत्र का और भी अच्छा भला हो सकता है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने जो निर्णय लिया है वो जनता के हित में ही होगा। और इन सब बातों को सोच करके विचार करते हुए जनता उन्हें पुनः जो है विजयश्री प्राप्त करेंगे और आगे भी जो धर्म और विजय की जो गाथा लिखी गई है उस क्षेत्र में रामनिवास रावत जी उसको पुनः दोहराएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। अगर हम बात करते हैं जिस तरह से जो कांग्रेस का चरित्र है, जो कि जीत के लिए हर हथकंडे अपनाती है, तो अभी अगर हम देखा जाए तो बूथ कैप्चरिंग हो या वहां पर उत्पात करना हो, इस प्रकार की हरकतें उन्होंने की है। ये आरोप तो कांग्रेस लगा रही है प्रियंका जी आप लोगों पे कि आप लोगों ने, शायद प्रियंका जी को ये पता नहीं सरकार इनकी है। आज मैं दिन भर से अगर न्यूज देख रही हूँ, आप देख लीजिए कि जेडी भाई साहब को वहां जाकर हमारी जानकारी को वहां जाकर के धरना देना पड़ा। इनके बड़े बड़े नेता अभी भी वहां विजयपुर में टिके रहे थे। मैंने इतना विश्वास था कि कांग्रेस का गढ़ है और विकासमेंट की जीत कोशिश है, तो आचार संहिता का पालन इन्होंने क्यों नहीं किया? जब आचार संहिता सभी के ऊपर लागू की जाती है तो इन्हें भी आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए था और विश्वास रखना चाहिए था। किस तरह का आचार संहिता का पालन नहीं किया इनने? बिल्कुल, आपके बड़े नेता कल रात तक वहां पर क्या कर रहे थे? क्या आवश्यकता थी इनको वहां रहने की? चलिए प्रियंका जी पूछ लेते हैं। चुनाव प्रचार खत्म, प्रियंका जी प्रचार खत्म हो चुका है, तो वो वहां क्या कर रहे थे? चलिए कमल जी बताइए क्या कर रहे थे? देखिए प्रियंका जी की तो एक मजबूरी है, इनको एक स्क्रिप्ट लिख के भेजी गई है तो वो बोल रही हैं आज अगर विजयपुर हो चाहे बुधनी हो, लोकतंत्र की हत्या करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई, मशीनरी पूरी लगा दी है, पूरे नेता इनके लग गए हर तरह से। आज हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी को बॉर्डर पर पूरा प्रशासन ने रोक दिया और प्रियंका जी आरोप लगाती है, शायद प्रियंका जी को यह पता नहीं है कि 2003 से लेकर टिल डेट तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव आयोग इनका है, सब कुछ इनका है। देखिए 15 महीने में त्रिपाठी साहब कुछ नहीं होता है, उस 15 महीने के काउंटे नहीं हुई है तो 70 साल बोलते हैं जबकि। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही, चाहे सरकारी मशीनरी बुधनी में हो चाहे विजयपुर में हो, लेकिन मध्य प्रदेश की दोनों सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है और जीतेगी। प्रियंका जी बुधनी भी जीत रहे हैं आप? जी बुधनी भी जीत रहे हैं, क्योंकि बुधनी के जो हमारे कैंडिडेट हैं आदरणीय राजकुमार पटेल जी, वो पिछले चुनाव के बाद कंटिन्यू उस विधानसभा में कार्य कर रहे हैं और बड़े भारी बहुमत से आप रिजल्ट में देखना जीत
कांग्रेस जीतेगी वहां से। 93 से नहीं जीते हैं बुधनी में आप? 93 में जीते थे, उसके हाँ, बाद से 93 में नहीं जीते थे, लेकिन इस बार 93 में से- जीते थे, उसके बाद 93 में नहीं जीते थे। 93 के बाद जो चुनाव 98 में हुआ था, हार गए थे। इसके बाद लगातार हारते ही रहे। कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी से शिवराज सिंह जी जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार वहां शिवराज जी नहीं लड़ रहे हैं, वहां रमाकांत जी लड़ रहे हैं। जबकि रमाकांत जी का इतिहास ये रहा है, 5 साल बुधनी में सांसद रहने के, विदिशा लोकसभा सीट से सांसद रहने के बाद बुधनी के विधानसभा में या कहीं भी 5 चक्कर नहीं लगाए होंगे 5 साल में। तो जनता इस बार पूरा मूड बना चुकी है कि इस बार आदरणीय राजकुमार पटेल जी को कांग्रेस से विजयी बनाएगी। और इसी तरह हमारे वहां पे विजयपुर में भी यही जीत होगी। आपसे कमल जी एक सवाल है, प्रियंका जी आ रहा हूं मैं आपके पास। कमल जी से एक सवाल है। सवाल इस बात का है कि आपके यहां से बड़े बड़े नेता चुनाव जीतते हैं, आपकी पार्टी के सिंबल से जीतते हैं, फिर बीजेपी में क्यों भाग जाते हैं? बीजेपी वाला क्यों आपके यहां क्यों नहीं आता, अगर इतना ही आपकी पार्टी में बड़ा अनुशासन आपने है? सही कहा, मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं जी। आज मध्य प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, भारतीय जनता पार्टी में आज एक ही उनका, जितने भी जो दल हैं उनके जीते हुए कैंडिडेट, आज अगर कांग्रेस में लोकसभा का अगर देखा जाए आंकड़ा, तो लगभग 150 लोग तो जो कांग्रेस से इनके पूरे देश में गए वो लोग जीते हुए हैं। तो इनके पास बचा क्या है? कांग्रेस के हो चाहे अन्य दलों के हो, ये दलों को तोड़ तोड़ कर अपने पास ले। इनके पास तो कार्यकर्ता भी नहीं बचे और इनके पास वो नेता भी नहीं है कुछ चेहरे पर ये जीत सके। ये कांग्रेस के लोगों को ले जाकर कहीं ना कहीं, अगर रामनिवास जी अगर उस सीट से 6 बार जीते हुए और 2 बार चुनाव हारे और मंत्री पद का लॉलीपॉप देकर उनको बीजेपी में मिलाया गया है, तो आज डबल आज जो है, तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम है, वो कूटनीति या राजनीति जो करती है वो तोड़ा फोड़ी के अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं करती। सरकारों को गिराना और इसके बाद विधायकों को खरीदना, इनका काम ही यही है। चलिए प्रियंका जी, आपके पास एक सवाल हमारा भी, आप कमल जी का उत्तर तो देंगे ही। जो मुरैना में लोकसभा चुनाव की जो लीड थी उसमें अकेले विजयपुर की लीड 36,000 थी, तो रामनिवास जी का लेने का एक बहुत बड़ा कारण ये तो नहीं था कि उनके प्रभाव का लोकसभा चुनाव में आप लोगों इस्तेमाल करेंगे? किसी के अनुभव, कार्यक्षेत्र में उसकी सक्रियता और वचनबद्धता के लिए मैं हमेशा नमन करती हूँ। फिर वो किसी भी पार्टी का हो, किसी लोकतंत्र की विशेषता है, तो भी अपने कार्य को पूर्ण कर रहा है, जनता उनसे हमेशा अपना सहयोग देगी। लेकिन प्रियंका जी, जो आपके वहां से खाटी कार्यकर्ता वर्षों से जब कांग्रेस सरकार रही है लड़ते रहे हैं 93 से 2003 तक, वो डिमोरलाइज नहीं होंगे क्या? ये 93 से 98 के बीच में मिनिस्टर थे रामनिवास रावत जी। जी, यही हमारी पार्टी की विशेषता है। हमारे यहाँ का कार्यकर्ता कभी पदलोलुप्त नहीं होता, वो कार्यकर्ता रहता है और आगे भी कार्यकर्ता। एक बार कमल जी ये पीसीसी कार्यालय नहीं है, यहाँ अनुशासन है, डिबेट का अनुशासन बना के रखिए। अगर मैं बात करती हूँ, हमारे जो भाई साहब इतने अच्छे से बात करते हैं, मेरे को तो सबसे बड़ी बात लोकतंत्र शब्द और लोकतंत्र और संविधान शब्द कांग्रेस के मुंह से सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग कम से कम एक शब्द तो जानते हैं, जिसको थोड़ा मरोड़ा बार बार इन्होंने। आज भाई साहब 160 लोगों की बात कर रहे हैं, 520 लोग उस समय भूल गए जब आप लोगों ने विनय किया, तो उसके बाद जलबदल कानून बनाना पड़ गया था, शायद उस इतिहास को ये लोग भूल चुके हैं। वोट कैप्चरिंग तो छोड़िए, आप लोग तो मत पेटियां लूट लिया करते थे, वो दिन शायद आप लोग अपनी सत्ता के समय के भूल चुके हैं। अगर मैं बात करूं 107 बार संविधान अमेंडमेंट आपने अपनी सुविधा अनुसार कर लिए, उसको शायद आप लोग भूल चुके हैं। याद दिला देती हूँ। और अभी की बात करिए तो आप लोग का ये तो इतिहास है, वर्तमान की बात करते हैं। आपके पार्टी के अध्यक्ष जो खुद पहले बोलते हैं पार्टी गई फेल में है, आप तो मुझे देखिए वोट दीजिए, और हार जाते हैं। अब बाद में जब अध्यक्ष बनते हैं तो उसके बाद इनकी पार्टी जो है वो खंड विखंड में बट जाती है, और जब इनकी 11 महीने के बड़ी मुश्किल से कार्यकारिणी बनती है तो भी इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का ये बयान आता है कि इनके इनकी कार्यकारिणी में मत जाइए प्रियंका जी, चुनाव पे जाइए। हमने रावत जी का पूछा था आपसे। पर जीरो है भाई साहब, उनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष का शब्द है कि मुद्दे भटका के तो बात करते हैं, मुद्दे भटकाना इनकी राजनीति बन चुकी है, मुद्दे पे बात करते कहाँ? कमल जी एक मिनट, मैं सवाल करूंगा ना। जुबानी सुना रही हूँ, मैंने इनमें से कोई भी बयान तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं किया। प्रियंका जी, रामनिवास रावत को आपने चुनाव लिया अपनी पार्टी में, कौन सी मजबूरी थी? थोड़ा सा 2 लाइन में चाहिए हमें। लिया किसने है आप ये बताइए। अगर आप चैनल पे आपने मुझे इन्वाइट किया, मैं आई, आप अगर अतिथि देवो भव की परंपरा आपने निभाई, तो इसमें कौन किसका भागी हो गया? आज अगर कोई, ये संवैधानिक व्यवस्था है, उन्हें लगा कि इनकी पार्टी में कार्यकर्ता
निश्चित तौर पे होता है। ये बात लक्ष्मण सिंह जी ने कही, ये बात अजय सिंह जी ने कही, अगर नहीं कही हो तो बताइए। अगर ये लोग जब वरिष्ठ इनके सुरेश पचौरी जैसे लोग नेता जो आकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते तो इतने वरिष्ठों को अपमान करेगा क्या? जिन्होंने अपनी सेवा दे करके जीवन भर दिया है, जनता के बीच में उपस्थित रहे, उनको ये अपमानित करेंगे तो वो तो इनका दामन छोड़ेंगे ही ना। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी आपने। विश्लेषण करना चाहिए। इसका उत्तर इनसे हम ले लेते हैं, कमल जी से ले लेते हैं। क्यों अपमानित करते हैं कमल जी? अपमान अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपमानित नहीं करते कमलनाथ जी, तो हो सकता है आप अभी सत्ता में होते। कमल जी संक्षेप में। ऐसा कोई भी ऐसा सिंधिया जी को अपमानित नहीं किया है। उन्होंने किसानों की बात करी थी। आज किसान रोड पर हैं और क्या बोलते हैं अपने महाराजा साहब महल में है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार जो गिराने की बात कर रहे थे। और कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है। जैसे प्रियंका जी ने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो कार्यकारिणी में पूरी संतुष्ट, और बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें होती है, तो ये हमारे अंदर का परिवार का मामला है और उसको हम सोच डालेंगे। इसमें प्रियंका जी को आने की जरूरत नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को या कार्यकर्ता को सजेशन देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधारा है और क्या विचारधारा नहीं है, उस विचारधारा में हम हमारे परिवार में वो हम लोग सब कर लेंगे। कौन ने क्या बोला क्या नहीं बोला कैसा। आप तो सिर्फ ये देखिए कि अब भारतीय जनता पार्टी अगला नेता किसको तोड़ना चाहती है, सिर्फ आप लोग इसमें दिमाग चलाइए। आपको चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप कराते नहीं। चुनाव आयोग आपका तोता आयोग बन चुका है। हम शिकायत करते हैं तो हमारी शिकायतों पे कोई बात नहीं होती है कांग्रेस के लिए। तो आज सत्ता आपके पास है, सरकारी मशीनरी आपके पास है, तो कहीं ना कहीं जाकर आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए और मुद्दे भटकाने के अलावा, इसके अलावा कोई, तो पारिवारिक मामला है, हम लोग परिवार में सुलझ लेंगे, उसमें आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हमारे अध्यक्ष महोदय सक्षम है आज की डेट में, बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए जी। राजकुमार पटेल जी को गद्दार क्यों कहा था राहुल गांधी जी ने? कब कहा था? कब कहा था? आप बताइए, आप टेलीविजन पर बताइए, आपके पास क्या सबूत है? भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दे हटके बात करती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। आप बताइए, अगर आपको सच्चाई है तो आपके पास प्रमाण हो तो आप टीवी पे दिखाइए, ताकि आपको स्वराज चैनल के सारे दर्शक देख सकें। भारतीय जनता पार्टी 90% तो प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, उसके अलावा उनके पास काम क्या है? मुद्दे से बात ही नहीं कर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर राजकुमार पटेल जी को ये कहा था तो आपके पास प्रमाण क्या है? सिर्फ झूठ बोलना। आप लोगों की वकालत। प्रियंका जी वो बात अलग है, दोनों के दोनों उस पर पूरी एक दिन बहस हो सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान अगर राजकुमार पटेल जी का पर्चा कैंसिल हो जाता है तो उसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे थे। उस समय सुरेश पचौरी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे कि जानबूझ के, और उसका उन्होंने हर्जाना भी भुगता है। लंबे समय तक पार्टी से राजकुमार बाहर रहे हैं, अब जाके पार्टी में आए हैं, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश जी बहुत संक्षेप में कुल मिला के, जैसा कि आपने कहा कि विजयपुर बुधनी दोनों पक्ष में जा रहे हैं, बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है 1-2 जगह और उपचुनाव होने वाले हैं। कमल जी संभाल नहीं पा रहे हैं अपने विधायकों को। बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए, कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी है कि कांग्रेस, आपने त्रिपाठी जी एक अच्छी बात कही थी कि अगर ज्योतिरादित्य को संभाल लेते जी तो शायद 2023 तक इनकी सरकार रहती। लेकिन रामनिवास रावत के बारे में चर्चा चली, मैं उसको क्लैरिफाई करता हूं जी। रामनिवास रावत मजबूरन कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, क्योंकि उनकी लगातार इग्नोरेंस हुई। ना तो इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद उनको पीसीसी चीफ नहीं बनाया, इतने सीनियर एमएलए होने के बावजूद उनको लीडर पर अपोजिशन नहीं बनाया। ये उनके, वो जैसा कि वो प्रेस को कहते हैं या कहा है उन्होंने मुझसे खुद, ये उनके अंदर का डर था और भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को उठाया। और कांग्रेस, जैसा आपने कहा कि जो विजयपुर से 36,000 की लीड ली, वो कहीं ना कहीं बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की मुरैना सीट की जीतने का बनता। क्लीन स्वीप के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारक रामनिवास रावत थे, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री भी बनाया। ये नहीं कहा जा सकता कि रामनिवास रावत केवल मंत्री के लिए ही आए हैं, उनका अपना एक दर्द है। उन्होंने प्रेस के सामने कहा भी है कि ये दर्द, और उन्होंने पर्टिकुलरली एक कांग्रेस के बड़े लीडर के ऊपर एक आरोप भी लगाए थे कि मैं उनके इग्नोरेंस के कारण वो लगातार मेरा नुकसान करते रहे, जिसके कारण दर्दपूर्ण घटना से उन्होंने कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। अब कहना यह है कि दोनों सीट्स पर मेरा यह मानना है, देखिए कांग्रेस यूनाइटेडली उतना इंपैक्टफुल चुनाव नहीं लड़ी, यह सत्य है, जितना कि
भारतीय जनता पार्टी ने दोनों इलेक्शंस को बहुत सीरियस लिया है। कांग्रेस का विजयपुर पर फोकस ज्यादा रहा कंपेरेटिवली बुधनी के, क्योंकि वहां उन्हें कुछ स्कोप नजर आया, क्योंकि 60,000 के लगभग जो आदिवासी वोट है और उन्होंने उसी कम्युनिटी से कहीं ना कहीं कैंडिडेट का चयन किया, तो उनको एक आशा दिखी कि इस फील्ड से इस कम्युनिटी का वोट मिल सकता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि उस कम्युनिटी से भारतीय जनता पार्टी रामनिवास के अगेंस्ट हमेशा लगभग ज्यादातर समय पर कैंडिडेट उतारती रही, तो उस कम्युनिटी का रामनिवास रावत को वोट कितना मिलता रहा होगा, ये बड़ी सवाल है। तो ये जितना वोट अगर उनको पहले मिलता था, जो उनके पर्सनली जुड़े थे, वो आज भी उनको उस कम्युनिटी का मिला होगा, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं वहां मुझे आज भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत दिख रही है। चले चलते चलते अजय जी, संभावित चुनाव को लेकर हम आपसे बात कर लेते हैं। नहीं, स्वाभाविक के चुनाव तो जैसा कि सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ। मैं रामनिवास रावत जी का दर्द की जो बात करें कि उनको एकदम उनका मजबूरी होगी, दर्द होगा, आपको सबको याद होगा, सत्यप्रकाश जी को भी याद होगा, आपको भी याद होगा, एसपी साहब और प्रियंका जी को शायद याद होगा। रामनिवास रावत जी गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, यही रामनिवास रावत हैं, गृह राज्य मंत्री रहते, उन्होंने धमकी दी थी अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मुझे बंदूक लेके खान में उतर गए थे डांग में गए थे गडरिया डाकू के अगेंस्ट में। रामनिवास रावत जी का दर्द अगर आतंक था, उतर गए थे जंगल में। रामनिवास रावत को बीजेपी ने लिया है जरूर, प्रियंका जी बड़ी खुश हो रही है, जीत भी रहे हैं, उनको मंत्री बना दिया, लेकिन रामनिवास रावत का दर्द अगर वो जानेंगी तो इस लेवल तक दर्द पहुंच जाता है उनका कि मंत्री रहते हुए बंदूक लेके वो बिहार में उतर गए थे कि मुझे मजबूरी। गृह विभाग नहीं था संभवतः, दूसरा विभाग, गृह राज्य मंत्री थे जी, कटारे जी थे या वो थे पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे, पर उस समय शायद नहीं, सत्यदेव कटारे जी गृह राज्य मंत्री थे और ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री थे, और गडरिया डाकू के अगेंस्ट में बंदूक लेकर के जंगलों में उतरना पड़ा था जी। तो उनका दर्द इस लेवल का रहता है कि वो पार्टी को कई बार नुकसान कर जाता है। खैर, शुभकामनाएं आपको, जीतिए। चले, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपको, और सत्यप्रकाश जी आपको, कमल जी आपको, और अजय जी आपको हमारे साथ चर्चा में शरीक करने के लिए। तो आज हमने चर्चा की बुधनी और विजयपुर उपचुनाव की, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी बुधनी में अपनी अजय बढ़त बरकरार रखना चाह रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के इस गढ़ को भेदने के साथ ही विजयपुर में विजय पताका लहराने का दम भी भर रही है। कुल मिला के दोनों विधानसभा सीट दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता का भरोसा जीत में कौन कामयाब होता है और किसके सिर जीत का सेहरा बसता है। आज के लिए इतना।